हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 12 सितंबर और अभी 2 दिन का करंट अफेयर जो रह गया था वो भी हम साथ में यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों 10, 11 और 12 इन 3 दिन का जो हमारा करंट अफेयर आज हम क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही हम इस श्रृंखला को अब आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ये प्रश्न है, हम प्रश्न के फॉर्मेट में बात करेंगे, जो जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे, फिर उसकी डिटेल अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जिस एग्जाम में आप कंडक्ट होने वाले जो एग्जाम है उस एग्जाम में अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो आपके सामने जिस प्रकृति से प्रश्न पूछा जाता है उसी पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे, उसी पर हम बात करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी तैयारी को हम बेहतर तरीके से और आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो माइंडसेट हम यहाँ देखेंगे, समझेंगे जिस बात को, जिस प्रश्न को, वैसा ही प्रश्न हमें वहां पर भी पूछा जाएगा, तो क्यों ना हम उसी प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो थोड़ा सा आज फॉर्मेट चेंज किया है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में इसको जरूर आप जिक्र कीजिएगा, नहीं तो फिर जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था उसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, ये है हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, आबू धाबी, आबू धाबी से संबंधित है। आबू धाबी के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कब भारत की यात्रा पर आए। दोस्तों आबू धाबी बोल लो या फिर आपका क्या बोल लो यहाँ पर यूएई। ठीक है, अगर मैं यूएई की बात करूंगा तो यूएई की तो राजधानी क्या है दोस्तों, अबू धाबी। ठीक है, तो यहाँ के जो प्रिंस है उन्होंने भारत की यात्रा कब की, 9-10 जुलाई 2024, 9-10 अगस्त 2024, 9-10 सितंबर 2024 या 9-10 अक्टूबर 2024। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, 9-10-2024। देखो समझना बात इतनी सी है, ये है दोस्तों आबू धाबी। आबू धाबी यूएई की क्या है, राजधानी है, आप जानते हो। और यहाँ के प्रिंस जो है अभी भारत की यात्रा पर आए हैं, ये चर्चा का विषय है। थोड़ा सा जानो यूएई को। देखो अगर वैश्विक भौगोलिक स्थिति अगर इसको देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर है आपका यूएई, ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको येलो येलो, यहाँ पर मिलेगा आपको यूएई। अगर मैं इसको और थोड़ा सा पास में लाऊं तो यहाँ पर समझिएगा, ये है पूरा मैप इसका। ठीक है, पूरा मैप तो मैं समझाऊंगा, पहले आप इसकी वर्ल्ड में स्थिति देखो। यदि आप कभी एटलस उठाओगे, मैप देखोगे, तो आपको पहले अनुमान में तो आना चाहिए यूएई है कहाँ पर। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये आ गया आपका अफ्रीका, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एशिया, और ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, ये वाला रीजन, और यहाँ पर ये मध्य एशियाई देश है, मध्य पूर्व एशियाई देश है, और यहाँ पर इसकी स्थिति है यूएई की। अगर मैं यूएई के इतिहास को समझाऊं अगर दोस्तों, तो यहाँ पर देखना, ये है पूरा यूएई की कहानी। आप अगर आज अच्छे से इस बात को समझोगे तो यूएई की जो मोटा मोटा बातें हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों ये पूरा एरिया है। अब यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ है, आपने सुना ही होगा, ये पूरी पर्शियन गल्फ है। तो इस साइड से तो ये पूरी तरीके से इससे कवर है, प्लस इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको मिलेगा कतर। ठीक है, और यहाँ मिलेगा दोस्तों नीचे पूरा एरिया इसका कवर हो जाएगा किससे, सऊदी अरेबिया से। ठीक है, फिर इस साइड राइट साइड है इसके ओमान, और बाकी ऊपर का रीजन तो वही पर्शियन गल्फ से ये मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो है दोस्तों यूएई जो है, अगर मैं बात करूं भारत के संदर्भ में, जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था, जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था उसके अधीन यह समझा जाता था। लगभग दोस्तों 1947, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर समझना इस बात को अच्छे से, पहले ये किसका इस पर उपनिवेश था, ये उपनिवेश देश किसका था समझना। यहाँ पर जैसे ब्रिटिश है, ये ब्रिटिशर्स है। अब ये ब्रिटिशर्स जो है भारत पर भी इन्होंने क्या किया, शासन किया। अब भारत पर इन्होंने शासन किया 1947 तक। ठीक है, उसी समय का जो ब्रिटिश भारत है, उसी समय का जो ब्रिटिश भारत है ना दोस्तों, यह ब्रिटिश भारत जो है इसके अधिपत्य में था कौन सा, यूएई। यूएई जो है उपनिवेश देश था किसके अधीन, ब्रिटिश भारत के अधीन। कब से कब तक है ये देखिए। देखो दोस्तों 1872 से लेके 1947 तक जो है ये किसके अधीन रहा, यूएई के अधीन, ये ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि फिर 1947 में तो भारत आजाद हो जाएगा। तो जैसे भारत आजाद होगा फिर ये वापस किसके अधीन चला जाएगा, यूके के अधीन, यूनाइटेड किंगडम के अधीन। लेकिन आगे चलते 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 दोस्तों 2 दिसंबर 1971, ये डेट है इंपोर्टेंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है।
2 दिसंबर 1971 तक जो है यह जो है 7 अलग अलग जो इसके यहाँ पर बड़े बड़े शहर है इनको मिलाकर नए रूप में अस्तित्व में आता है। कौन? यूएई। तो यूएई मुख्य रूप से दोस्तों देखा जाए तो कब आजाद हुआ? 2 दिसंबर 1971। देखो यहाँ पर ये 7 बड़ी बड़ी जो इसकी कंट्रियां है इन्हीं को मिलाकर इसको बनाया गया था। देखो सबसे पहले बात करते हैं आबू धाबी की। आबू धाबी दोस्तों इसकी राजधानी है, ये आप जानते हो, ठीक है। आबू धाबी क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसकी राजधानी है और ये आबू धाबी सिटी के नाम से भी यहाँ पर ये पूरा एरिया आबू धाबी का है। और ये आबू धाबी सिटी कहाँ पर है? तो ये एक आइलैंड के रूप में यहाँ पर विकसित है, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर इसका ये वाला जो रीजन है पर्शियन गल्फ के इस क्षेत्र में आइलैंड के रूप में ये विकसित है। फिर बात करते हैं दोस्तों दुबई। आप हर कोई दुबई जाना चाहता है क्योंकि दोस्तों बहुत बहुत लग्जरी कंट्री है, लग्जरी शहर है ये दुबई। और दुबई जो है यूएई का सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर एक और शहर है दोस्तों शारजाह, फिर अजमान, फिर उमन अल कुवैन, फिर रास अल खैमान, ठीक है। और एक और है फुजैरिस। ये दोस्तों यहाँ पर इसके 7 जो बड़ी कंट्रियां है इन्हीं को मिलाकर जो है 7 जो बड़े शहर है इन्हीं को मिलाकर जो है इसको बनाया गया था यूएई को। तो यूएई अस्तित्व में कब आया? अगर स्वतंत्र रूप से देखोगे 2 दिसंबर 1971 इंपोर्टेंट डेट है, आपको ये डेट यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलो राजधानी क्या है दोस्तों इसकी? आबू धाबी। यहाँ पर ये बात आपको समझनी थी। और अभी जो है इसका जो है आयोजन हुआ है, ठीक है। और ये भारत पर यूएई के जो क्राउन प्रिंस है ये भारत में आए हैं 9 से 10 सितंबर 2 दिन की इनकी क्या रहेगी? यात्रा रहेगी, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। मैंने यहाँ पर इसकी स्थिति भी बताई है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप मैप में इसे पढ़ो तो आपको एक समझ बन जाए कि हाँ यूएई यहाँ पर स्थित है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बन गया है? अगर मैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करूं दोस्तों तो यह गठबंधन क्या करता है, यह जो कार्बन से संबंधित जो ऊर्जा है उसको उसको तटस्थता बनाता है, उसके संदर्भ में उसको दूर रखकर जो सौर ऊर्जा है उसका ज्यादा से ज्यादा चलन हो, ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा को हम उपयोग करें और इसी के आधार पर जो है क्या करें, एनर्जी को डेवलप करें। इसी बात को ध्यान में रखकर इस संगठन को बनाया गया था। और यहाँ पर हाल ही में दोस्तों नेपाल जो है इसका 101वां सदस्य बन गया है। 101 कंट्री कौन सी है इसकी? नेपाल। याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। आईएसए एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। आप जानते हो इतनी बातें, जो कार्बन तटस्थता भविष्य के लिए सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संगठन है, ये बात भी आप जानते हो दोस्तों। और अभी इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2030 तक $1 बिलियन, कितने दोस्तों? $1 बिलियन तक निवेश करवाना है सोलर एनर्जी के संदर्भ में। कितने निवेश की इनने वो रखी है, लक्ष्य रखा है? $1 बिलियन, 1000 बिलियन डॉलर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये याद रखना, $1000 बिलियन, $1000 बिलियन जो है यहाँ पर इनने लक्ष्य रखा है 2030 तक। इंपोर्टेंट है, ये बात याद रखना। और दूसरी दोस्तों इसकी संकल्पना कब हुई? 2015 में COP21 का जो है पेरिस में आयोजित सम्मेलन था, उसमें इसकी संकल्पना की गई और 2015 से इसे अस्तित्व में लाया गया। दोस्तों अगर भारत में इसका हेडक्वार्टर देखोगे गुरुग्राम, भारत गुरुग्राम में जो है इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ये इंपोर्टेंट बिंदु है जो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते दोस्तों, किसने मुक्केबाजी में पहली स्कूली छात्रा चैंपियनशिप बनकर इतिहास रखा? हाल ही में जो दीपाली थापा है दोस्तों, ये उत्तराखंड के नैनीताल की है और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्या किया है? मुक्केबाजी में पहली स्कूली छात्रा चैंपियनशिप बनकर भारत में इतिहास रचा है। इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये बात आप इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से मेंशन कर लेना। देखो ये है दीपाली थापा, आप एक बार इनका फोटो देख लो। और अभी रविवार को यूएई में जो अल एन में आयोजित की गई एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने पहली स्कूली छात्रा बनकर इतिहास रच दिया है। दूसरा दोस्तों, यह 33 किलोग्राम वर्ग में खेलती है और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बिंदु इंपोर्टेंट है, कहां से है ये याद रखना, नैनीताल। नैनीताल भी कहां पर? उत्तराखंड। चलो ये बिंदु इंपोर्टेंट है, ये याद रखना आप।
आगे बात करते हैं दोस्तों IMF। IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2024-25 के जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना बताया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है यहाँ पर 7%। ठीक है, IMF की बात करते हैं दोस्तों। देखो, IMF क्या है दोस्तों? यह अंतरराष्ट्रीय वित्त सहयोग संगठन है। यदि इसके सदस्य देशों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो इससे सदस्य देश हैं, यदि उनको वित्तीय स्थिति या उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसे में उनको ये क्या करेगा? अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करेगा। देखो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो बड़ी संस्थाएं हैं जो क्या करती है? अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करती है तथा उनके आर्थिक सुधार हेतु कार्य करती है। तो यहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक दो नाम आपने सुना होगा। जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, ये क्या करती है? दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, लेकिन जो IMF है उसके कंपेयर में, वर्ल्ड बैंक के कंपेयर में क्या करता है? थोड़ा कम समय के लिए ऋण प्रदान करता है। यहाँ पर हम बात करते हैं IMF की दोस्तों। IMF क्या करेगा? यह अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करेगा, प्लस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बेहतर तरीके से संचालित हो, इसके लिए काम करेगा। ठीक है, आर्थिक सुधार के लिए काम करेगा और सबसे महत्वपूर्ण काम करेगा आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता बनी रहे, इसके लिए सतत रूप से कार्य करता है IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यहाँ पर हमने IMF की बात करी, तो IMF ने अपने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दोस्तों भारत के जीडीपी विकास के अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7% कर दिया है। बात करते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना की, तो दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ये याद रखना, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, और इसी तर्ज पर जो है इन दोनों बड़े संस्थाओं का क्या हुआ? गठन हुआ। तो यहाँ पर IMF जो है दोस्तों, ये 1945 में अस्तित्व में आया, और जो वर्ल्ड बैंक है वो 1944 में ही अस्तित्व में आ चुका था। दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो, इतनी कहानी थी जो आपको यहाँ पर पता होनी थी, और हाल ही में इसने अपना कितना 7% अनुमान बताया है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहां पर आयोजित किया जाएगा? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, और ये कौन सा है? दूसरा है। देखो दोस्तों, 18 देशों के मीडिया प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। किसमें? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन में। यह आयोजित कहाँ किया जा रहा है? यह आयोजित किया जा रहा है भारत में, और भारत में भी कहां पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, यह बिंदु आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों? कई बार जो मीडिया है वो क्या करता है? ऐसी बहुत सारी जानकारी देता है जो अनावश्यक होती है। यहाँ पर इस सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि बौद्ध जगत की जो बातें थी, जो नैतिकता से संबंधित थी, जिसमें ऐसे बातों को जो बताया जाता था जिससे व्यक्ति के वास्तव में उसके जीवन में सुधार। ठीक है, ऐसी सूचनाएं सुनकर हम, यदि हमारे जीवन में हम नैतिकता के पथ पर अगर बढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। इन्हीं मुद्दों पर जो है यह सम्मेलन होता है दोस्तों, और यह जो है अभी जो है 11 सितंबर को आयोजित किया गया है। मतलब ये कल जो है इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इंपोर्टेंट बिंदु है, याद रखना। ठीक है, कितने देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे? 18 देश। इससे पहले जो हुआ था ना दोस्तों, पहला सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, उसमें 12 देशों के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ पर 18 देशों के प्रतिनिधि इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। इंपोर्टेंट बिंदु है यहाँ पर, ये है बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो, ये कॉन्क्लेव, ये जो सम्मेलन है, इसका उद्देश्य एशिया भर में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का नेटवर्क स्थापित करना है। ठीक है, जितने भी बौद्ध जगत के मीडिया कर्मी हैं उनको क्या करना? इकट्ठा करना, एकजुट करना। देखो, यहाँ पर एक बिंदु आप ये भी याद रखना दोस्तों कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान श्री बाइचुंग भूटिया, और ये बाइचुंग भूटिया जो है इसके क्या रहेंगे दोस्तों? मुख्य अतिथि रहेंगे। इंपोर्टेंट बिंदु है, ये भी याद रखना। दूसरे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि वैश्विक संकटों को दूर करने और मीडिया संस्थानों में विश्वास बढ़ाने के लिए बौद्ध शिक्षाओं को आधुनिक मीडिया प्रथाओं में कैसे शामिल किया जा सकता है। आप जानते हो बौद्ध धर्म में बहुत सारी ऐसी नैतिकताओं की बातें हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें हैं। इन बातों को किस प्रकार आधुनिक मीडिया से जोड़ा जा सके, इसी मुद्दे पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर चर्चा की जाएगी, और इसी बात को ध्यान में रखकर ये आगे क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट बिंदु है, याद रखना दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? पुनः चुना गया मतलब इससे पहले भी दोस्तों वही थे, और अभी फिर से जो है यहाँ पर
संसदीय भाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया है? अमित शाह जी द्वारा चुन लिया गया है। बात करते दोस्तों यहाँ पर राजभाषा की। पहले राजभाषा की बात संविधान के संदर्भ में करेंगे, फिर समझेंगे आगे की ओर कहानी। देखो दोस्तों, राजभाषा की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 351, कौन सा? 351 है। यह क्या कहता है दोस्तों कि जो सरकार है वो क्या करेगी? हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या करेगी? कार्य करेगी, उसके विकास के लिए कार्य करेगी। तो यहाँ पर ये बिंदु याद रखना है कि हिंदी के प्रचार प्रसार, राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। दूसरा दोस्तों, एक और आर्टिकल याद रखना, 343 का 1। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि जो देवनागरी लिपि में लिखी गई जो भाषा है, हिंदी भाषा, इसका क्या किया जाएगा दोस्तों? इसको विकसित किया जाएगा और इसके लिए जो है, इसके विकास के लिए काम किया जाएगा। तो यहाँ पर दो अनुच्छेद आपको यहाँ पर याद रखना है, एक अनुच्छेद 351 और एक अनुच्छेद 343 एक। ठीक है, दोनों किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। बात करते हैं अमित शाह जी की। अमित शाह जी जो है पुनः यहाँ पर क्या बन चुके हैं दोस्तों? इसके इस समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं। और यहाँ पर यह हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, ये भी आप जानते हो, गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी। इतनी बात तो आपको पता है। थोड़ी सी कहानी सुनते हैं इनके पुत्र की भी। अमित शाह जी से आप एक और नाम याद रख लीजिएगा, इनके पुत्र का नाम है जय शाह। ठीक है, और जय शाह भारत के ऐसे पहले युवा बन चुके हैं दोस्तों जो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। कौन दोस्तों? जय शाह। किसके? आईसीसी के। इसके साथ साथ दोस्तों ये बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके भी क्या है? सचिव भी है। ये क्या है? बीसीसीआई की क्या है? बीसीसीआई के क्या है दोस्तों? यहाँ पर सचिव। ये बिंदु भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। दोनों बात आप इंपोर्टेंट है, दोनों इनके पिताजी को भी और आप इनको भी अच्छे से क्या कर लो? मैच कर लो, ताकि आगे यदि प्रश्न बने तो आप अच्छे से उसमें कर पाओ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर इसकी। तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री है कौन? ये है अमित शाह। ठीक है, आप जानते हैं इनके बारे में। देखो, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ था। तो ये संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1976। कई बार पॉलिटी में यहाँ से प्रश्न बनता है कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था। दूसरी बात दोस्तों, इस समिति में 30 संसद सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 30। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि संसदीय समिति जो रहती है राजभाषा की, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर 30 सदस्य इसमें होते हैं, जिनमें 20 जो है लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 जो है दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा से चुने जाते हैं। दोनों बिंदु याद रखना इंपोर्टेंट है, आपको ये जानकारी यहाँ पर याद रखनी होगी। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। टेलर फ्रिट्ज को हराकर किसने 2024 का यूएस ओपन जीत लिया है? 2024 का यूएस ओपन की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। किसकी? यूएस ओपन 2024 का, टेलर फ्रिट्ज को हराकर। देखो, टेलर फ्रिट्ज मूल रूप से कहां से दोस्तों? ये अमेरिका से। और इनको हराने वाला व्यक्ति कौन है? इनको हराने वाला व्यक्ति है जेनिक सिनर, और ये है इटली से। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जो है हरा दिया है किसने? सिनर ने, और सिनर ने यह खिताब जीत लिया है। सिनर कहाँ से दोस्तों? इटली से। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिए। बात करते हैं दोस्तों यूएस ओपन की। देखो, ये है यूएस ओपन। 1881 में इन खेलों का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों 4 हमारे टेनिस के बड़े जो है खेल है जिनको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। ठीक है, देखो इन चारों को बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आता है दूसरा सेकंड दोस्तों फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के बाद आता है विंबलडन। फिर आता है दोस्तों यूएस ओपन। ये सारे नाम आपने सुने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन की दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कब शुरू हुआ था? ठीक है, फ्रेंच ओपन कब हुआ था? विंबलडन कब हुआ था? यूएस ओपन कब हुआ था? देखो यहाँ पर देखना दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हुआ था शुरू 1905 में। 1905 में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ था। फिर बात करते दोस्तों यहाँ पर फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन जो हुआ था ये दोस्तों 1891 में। ठीक है, विंबलडन हुआ था दोस्तों। विंबलडन सबसे लेट है, सबसे पुराना है,
1877 में यह शुरू हुआ था और यूएस ओपन हुआ था 1881 में। चारों नाम आप याद रखना कब कब हुए थे। अब इनकी खेल प्रतिस्पर्धा कहाँ पर होती है, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है। ये खेल होता है दोस्तों हार्ड कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट पर ये भी होता है और यूएस ओपन भी जो होता है दोस्तों ये भी हार्ड कोर्ट पर होता है। तो पहली बात आप ये याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रेंच ओपन की और विंबलडन। देखो विंबलडन होता है दोस्तों ग्रास पर और ये फ्रेंच ओपन होता है, ये होता है दोस्तों मिट्टी पर। तो ये आपको कुछ फैक्ट इसके यहाँ पर याद रखने हैं। अभी यूएस ओपन की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जेनरिक सिनर जो है इन्होंने यूएस के खिलाड़ी जो अमेरिका के खिलाड़ी है टेलर फिट्स, उनको हरा कर ये मेडल जीत लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी कहानी और देखना, ये है जेनरिक सिनर, ये याद रखना दोस्तों जेनरिक सिनर ये है। और ये कहाँ से दोस्तों, इटली से है। और टेलर फिट्स अमेरिका के खिलाड़ी है। आखिरी अमेरिका पुरुष जो है, अमेरिकी पुरुष जो था खिलाड़ी एंडी रोडिक, एंडी रोडिक आखिरी ऐसे व्यक्ति थे अमेरिका के जिन्होंने 2003 में यूएस ओपन जीता था। इसके बाद से अभी तक सूखा पड़ा है अमेरिका के इतिहास में यूएस ओपन जीतने के संदर्भ में। तो यहाँ पर ये बिंदु इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इटली के इस खिलाड़ी ने इनके सपने को फिर से क्या है, रोन दिया है, तोड़ दिया है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण शुरू किया है। एसबीआई ने आशा कार्यक्रम का जो है यहाँ पर तीसरा संस्करण शुरू कर दिया है। आप जानते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, भारत भर में वंचित पृष्ठभूमि के 10,000 प्रतिभाशाली छात्रों को समर्थन देना और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, वित्तीय सहायता किन किन को मिलेगी, कक्षा 6ठी से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रों को प्रदान की जाएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप मास्टर्स तक जो है यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, इसमें वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ दोस्तों छात्रवृत्ति की राशि क्या होगी, अध्ययन के स्तर और छात्रवृत्ति की विशिष्ट श्रेणी के आधार पर 15,000 रुपए से 20 लाख रुपए के बीच तक की इसकी राशि रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एसबीआई ने जो योजना शुरू की है आप जानते हो इसका तीसरा संस्करण एसबीआई जुलाई 1955 में इसकी शुरुआत हुई। कब दोस्तों, जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि यह बैंक कब स्थापित हुई थी, यह बैंक कब स्थापित हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना, ये कुछ बैंक है जिन बैंकों को आपको याद रखना है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों किस बैंक की, तो यहाँ पर केनरा बैंक की मैं बात करूंगा। 1906 में इसे स्थापित किया गया था। केनरा बैंक कब स्थापित हुई थी दोस्तों, 1906 में। फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया भी जो है 1906 में स्थापित की गई थी। ठीक है, कहाँ पर की गई थी, ये मुंबई में, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 7 सितंबर 1906 को इसे स्थापित किया गया था। फिर कॉर्पोरेशन बैंक की बात करूंगा, ये भी 1906 में स्थापित हुई थी। इंडियन बैंक 1907 में स्थापित की गई थी और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है दोस्तों ये 1908 में स्थापित की गई थी। ये डेट आप याद रखना, 66678 नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। इसके राज्य मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य मिशन निदेशक के रूप में किन्हें चुना गया दोस्तों, यहाँ पर विनय गोयल को। क्या नाम है इनका दोस्तों, विनय गोयल। इनको यहाँ पर चुना गया है और ये बने हैं हमारे क्या यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक। ठीक है, चलो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने, स्वास्थ्य के क्षेत्र के हर आयाम देखने के उद्देश्य से इस मिशन को शुरू किया गया था। और इस मिशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर 2013 में व्यापक रूप से इसे प्रारंभ किया गया, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 मिशन को मिला लिया गया था। देखो एक मिशन 2005 में शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2005 में, और एक मिशन शुरू हुआ था दोस्तों 1 मई 2013 में, 1 मई 2013 में। अब यहाँ पर जो 12 अप्रैल 2005 में शुरू हुआ था उस मिशन का नाम था ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। जैसे ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, ऐसे वो राष्ट्रीय क्या हुआ करता था, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्या हुआ करता था दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अब जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियां बेहतर तरीके से संचालित हो, इसके लिए काम करता था, जिसमें प्रमुख रूप से महिला एवं बच्चों को शामिल किया जाता था, क्योंकि ज्यादातर जो है बीमारियों से ग्रसित इन
आयाम को देखना इनका क्या था, महत्वपूर्ण रोल था दोस्तों, जिसमें महिलाएं और बच्चे मुख्य रूप से शामिल थे। इसके साथ साथ दोस्तों जब 1 मई 2013 को एक और मिशन शुरू हुआ, यह ग्रामीण लेवल पर था, वह शहरी लेवल पर आया। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। मतलब दोस्तों यहाँ पर किस क्षेत्र को देखेगा ये? शहरी क्षेत्र को। शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य की गतिविधियां बेहतर तरीके से संचालित हो, इसके लिए ये काम करेगा। तो इस आधार पर इन दोनों मिशन को फिर जोड़कर दोस्तों यहाँ पर जो है 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, और वर्तमान में इसके निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विनय गोयल को। ठीक है, ये है विनय गोयल, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, आप शक्ल इनकी याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये है विनय गोयल जी, और इन्हें हाल ही में चुना गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक के रूप में। आगे बात करते हैं क्रोएशिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो यहाँ पर अरुण जी गोयल जो है, इन्हें क्रोएशिया के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पर ये है अरुण जी गोयल, और ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, यह जो है राजकुमार श्रीवास्तव का क्या करेंगे? स्थान लेंगे। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, यह पंजाब केटर के 1985 के बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है, और इन्होंने 21 नवंबर 2022 से 9 मार्च 2024 तक भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में भी काम किया है। ठीक है, अरुण गोयल, अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, ये भी नाम आप याद रख लीजिएगा। बात करते दोस्तों नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्री विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री दोस्तों यहाँ पर नए वित्त सचिव नहीं है, यह विदेश सचिव है। कौन है दोस्तों? विदेश सचिव। इसके साथ साथ दोस्तों ये क्या है? ये डिप्यूटी NSAB है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के डिप्टी, मतलब यहाँ पर जो है ये जैसे आप अजित डोभाल जी जो है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उनके बाद डिप्टी NSA जो है हमारे कौन है दोस्तों? विक्रम मिस्त्री जी है। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा दोस्तों अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जी के बारे में आप जानते हो, यह कौन होंगे? तो दोस्तों क्या यह नए वित्त सचिव है? नहीं है, यह है हमारे गृह सचिव। हमारे गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, टीवी सोमनाथन जी, इनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, ये कैबिनेट सचिव, कैबिनेट के सचिव, ये नाम भी आप यहाँ पर याद रख लीजिए। और फिर बात करते दोस्तों तुहिन कांत पांडे। तो तुहिन कांत पांडे जो है हमारे क्या बने? वित्त सचिव के रूप में इन्हें चुना गया है। किन्हें? तुहिन कांत पांडे। थोड़ा सा बात करते हैं तुहिन कांत पांडे की, तो ये है दोस्तों हमारे तुहिन कांत पांडे। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। और इन्होंने टीवी सोमनाथन जी का क्या लिया है? यहाँ पर स्थान लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ ये उड़ीसा के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, याद रखना 1987 के बैच के ये अधिकारी रहे हैं। ठीक है, आईएएस। चलो बात करते हैं अल्जीरिया की दोस्तों। अल्जीरिया में राष्ट्रपति अबेदल मजीद तेबोने, नाम कितना खतरनाक है, आप बस ये याद रखना, अबेदल मजीद तेबोने। ठीक है, इन्होंने 90% वोट के साथ फिर से निर्वाचित, इन्हें चुन लिया गया है दोस्तों। ये किस देश के राष्ट्रपति बने? कहाँ के राष्ट्रपति बने दोस्तों? ये अल्जीरिया के। अल्जीरिया में आपने प्रश्न में ही आंसर देख लिया होगा, तो ये अल्जीरिया के पुनः राष्ट्रपति बने। इनके पीछे थोड़ा सा क्या है दोस्तों, षड्यंत्र माना जा रहा है कि इनने फिर से जो चुनाव हुआ उसमें 90% वोट जो है ये लाए। दो अलग और पार्टी थी जिसमें एक को 3% वोट मिले और एक को 2% वोट मिले, तो ऐसा संभव होता नहीं है। हालांकि जो भी है, अब जो बन गया है उसको माना जाएगा। तो यहाँ पर अल्जीरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। ये है यहाँ के अब नए राष्ट्रपति। ठीक है, ये बने हैं नए राष्ट्रपति, आप देख लीजिए। और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन बन गए दोस्तों? अब्देलमजीद तेबोने। ठीक है, तेबोने जो है यहाँ पर क्या है, इनके राष्ट्रपति बन गए। आपको इतना नाम याद रख लेना, तेबोने। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम तक आपको पूरा नाम याद रहेगा नहीं, अभी भी रहोगे तो कल ही भूल जाओगे, अभी भी याद करोगे तो। प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पर नादिर लारबोई। नादिर लारबोई यहाँ पर क्या है? प्रधानमंत्री है। आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? अरबी व बर्बर। अरबी व बर्बर यहाँ की क्या है? आधिकारिक भाषा है। मुद्रा क्या है? अल्जीरियाई दिनार। अल्जीरियाई दिनार जो है यहाँ पर की क्या है? मुद्रा है। और जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर लगभग 45 मिलियन जो है यहाँ की जनसंख्या है। इंपोर्टेंट है, अल्जीरिया के बारे में आपको इतनी जानकारी याद होनी चाहिए थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने
उनकी जो है अनुपालन में कमी करने के कारण दो बैंकों पर क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर जुर्माना लगाया है। वो दो बैंक कौन से हैं? एक है एक्सिस बैंक और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। दोनों बैंकों पर क्या है, यहाँ पर आरबीआई ने जुर्माना लगा दिया है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बैंकिंग सेक्टर में जो भी है एग्जाम उनसे प्रश्न बन सकता है। बात करते हैं दोस्तों एक्सिस बैंक की। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? इलाहाबाद, सॉरी अहमदाबाद। ठीक है, ये याद रखना। दूसरी, यहाँ पर दोस्तों एचडीएफसी बैंक जो है ये 1994 में स्थापित की गई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में। ठीक है, आईसीआईसी बैंक की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है यह भी 1994 में शुरू हुई थी। यहाँ पर ये भी बात याद रखना, 1994 में आईसीआईसीआई बैंक शुरू हुई थी, वडोदरा से शुरू हुई थी। ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया तो है दोस्तों ये 1906 में शुरू हुआ था। इसके बारे में आप जानते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा के बारे में। और यह भी जो है मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ नाम जो है बैंक के नाम तो याद रखना है, इनके ईयर जरूर याद रखना है, इनकी कब जो है शुरुआत हुई थी, इनको कब स्थापित किया गया था। तो हाल ही में आरबीआई ने दोस्तों यहाँ पर कितने, दो बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, आरबीआई की मैं बात करूंगा दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसे 1935 में 1 अप्रैल 1935 में स्थापित किया गया था। इसी का जो है एक्ट था जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1934 के एक्ट के अनुसार ही इसको 1 अप्रैल 1935 को क्या यहाँ पर स्थापित कर दिया था। ये बिंदु याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1937 में जो है कलकत्ता से इसका हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया था दोस्तों, मुंबई में कर दिया था। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर कर दिया। फिर 1949 में दोस्तों इसका क्या है, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये कुछ फैक्ट जो है आपको यहाँ पर याद रखने थे जो इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रों ने किसको फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो जो पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखो, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, इमेनुअल मैक्रो। इमेनुअल मैक्रो क्यों, देखो याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर पेरिस पैरा ओलंपिक भी हुए हैं, पेरिस ओलंपिक भी हुए। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि वहाँ के ओपनिंग सेरेमनी में उनके राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन समारोह में वहाँ उपस्थिति, और ये सारे बिंदु जो है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए आपके इंपोर्टेंट है। इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, इमेनुअल मैक्रो। और इन्होंने किसको यहाँ पर फ्रांस का प्रधानमंत्री बना दिया है, तो यहाँ पर इन्होंने फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया किसको, ये नाम आप यहाँ पर याद रख लेना, मिशेल बार्नियर। मिशेल बार्नियर कहाँ के प्रधानमंत्री हो गए दोस्तों, यहाँ पर फ्रांस के। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फिमियो किशिदा। फिमियो किशिदा कहाँ के हैं प्रधानमंत्री, तो ये प्रधानमंत्री है दोस्तों जापान के। ठीक है, और फिर बात करते हैं दोस्तों शिन वात्रा की। तो ये सबसे नवीन युवा जो है प्रधानमंत्री बनी है, और ये बनी है कहाँ की दोस्तों, थाईलैंड की। ये बात भी आपको याद रखना है। और मिखाइल मिशुस्ती, ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिए, कौन है दोस्तों, कहाँ के राष्ट्रपति, रूस के, रूस के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में अगर पूछे तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रो ने वार्ताकार मिशेल बार्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये मैक्रो है और ये है बार्नियर। ठीक है, इनको यहाँ पर पीएम बना दिया गया है। ये बिंदु आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो अब दोस्तों रिविजन कर लेते हैं हमारा, जो हमने अभी तक जो हमारी क्लास देखी थी, इससे पहले जो हमने करंट अफेयर्स देखा था, उनके यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से क्या कर लेंगे, देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, पेरिस पैरा ओलंपिक का हुआ समापन, भारत में इसने कुल कितने मेडल जीते हैं। भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते दोस्तों, 29। आप जानते हो भारत 29 पदक जीतकर यहाँ पर जो है 18वें स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, 18वें स्थान पर हमारा जो है हमारा क्रम रहा है। और दोस्तों इसमें 29 में से हमने कितने गोल्ड जीते, 7 हमने यहाँ पर गोल्ड जीत लिए, 9 हमने यहाँ पर सिल्वर जीत लिए, और 13 मेडल हमने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। ये बात आपने अच्छे से समझ ली है, अच्छे से आपने इसमें देख लिया। ठीक है, बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। अभी हमने बात करी थी दोस्तों यहाँ पर 7। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते। ठीक है, तो सिल्वर मेडल हमने कितने जीते दोस्तों, यहाँ पर 9 मेडल जो है हमने यहाँ पर सिल्वर जीते हैं। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि हमने ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते, तो यहाँ पर भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते दोस्तों, 13 मेडल। कई बार हम अभी तो हमें पता है कि हमने कितने मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज कितने जीते हैं, सिल्वर कितने जीते हैं, ओवरऑल कितने जीते हैं,
लेकिन जब एग्जाम 1 2 3 4 महीने बाद भी जब हम एग्जाम देते हैं और इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम तुरंत पढ़ते हैं दोस्तों तो हमें याद रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे हम जब थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो हम धीरे धीरे चीजें भूलने लगते हैं। तो यहाँ पर अभी बेसिक सी बात लग रही है, लेकिन जब एग्जाम के समय अगर आपने इसका रिवीजन नहीं किया तो आपको वहां पर ये जटिलता वाला प्रश्न दिखेगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखिएगा, अच्छे से इस बात को समझिएगा। ठीक है, भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस किस राज्य से मिला है? किस राज्य से दोस्तों भारत में पहला मंकी पॉक्स का केस मिला है? तो यहाँ पर केरल के तिरुवनंतपुरम में जो ये हमें जो ये मिला है ये केस। ठीक है, ये इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। मंकी पॉक्स क्या है? एक वायरस है, आप जानते हो इसके बारे में। हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से? दोस्तों हमें गोल दिलाने वाले हरविंदर सिंह जो है, इनका संबंध दोस्तों निशानेबाजी, आर्चरी, आर्चरी से जो है इनका संबंध है। ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अपने डेब्यू मैच में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले नीतीश कुमार का संबंध किस खेल से? नीतीश कुमार जो है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, अपने पहले ही डेब्यू में जो है पेरिस पैरा ओलंपिक में क्या जीत लिया है? गोल्ड जीत लिया है। और इनका संबंध है दोस्तों बैडमिंटन से। आप ये याद रख लीजिएगा, इनका खेल किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। ये भी बात आप याद रख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर? अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की मेजबानी किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान सरकार जो है उसने यहाँ पर इसकी क्या की है? मेजबानी की है। किसकी? अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की। वहां के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा, उनके नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया है। ये बात मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दी थी। चलो आगे बात करते हैं। लगातार 2 पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है? प्रवीण कुमार जो दोस्तों हाई जंप से संबंधित है। ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। और इन्होंने भारत को फिर से जो है क्या यहाँ पर, पहले इनने सिल्वर जीता था और अभी इन्होंने वापस क्या जीत लिया? यहाँ पर गोल्ड जीत लिया। ठीक है, प्रवीण कुमार का नाम याद रख लीजिएगा। गोल्ड जीता है इनने और लगातार पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, चलो पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से? सुंदर सिंह गुर्जर क्या करते हैं दोस्तों? यह जेवलिन थ्रो से संबंधित है, थ्रो फेंकते हैं। इनका एक हाथ मतलब थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन इन्होंने भी यहाँ पर जो है भारत को क्या है? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इंपोर्टेंट नाम है और जेवलिन थ्रो से ये संबंधित है। ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों पेरिस पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से? बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं किसकी? शरद कुमार की। शरद कुमार जो है दोस्तों हाई जंप से संबंधित है और इन्होंने भी पेरिस पैरा ओलंपिक में कौन सा मेडल जीताया है? सिल्वर मेडल जीताया है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिए। बात करते दोस्तों दिग्गज खिलाड़ी मोइन अली, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? दोस्तों लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी इंग्लैंड के हैं हमारे मशहूर खिलाड़ी मोइन अली, जिन्होंने क्या कर लिया दोस्तों यहाँ पर? संन्यास ले लिया है। और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तीनों प्रारूप से, जिसमें T20 है, जिसमें ODI है, टेस्ट, सभी प्रारूपों से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु भी आपके लिए क्या है दोस्तों? इंपोर्टेंट है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये सेशन लगभग कंप्लीट हो जाता है। हमने सारे MCQ क्वेश्चन जो है यहाँ पर अच्छे से देख लिए। हमने 9 अगस्त, 10 अगस्त, 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर का करंट अफेयर्स तो देखा ही है, क्योंकि दोस्तों हमने पिछली कक्षा का जो करंट अफेयर्स था वो हमने देख लिया 9 सितंबर का, 10, 11 और 12 का आज हमने अच्छे से देख लिया है। तो इस प्रकार हमारा 4 दिन का करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया दोस्तों। और यकीन मानो इन करंट अफेयर्स में आपको अन्यथा जो, वैसे तो करंट अफेयर्स बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, आप जानते हो दुनिया जगत में बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है, जिन बातों को हमें याद रखना आवश्यक है, उन बातों को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तबियत का मसला है, तबियत खराब है, इस वजह से 2-1 दिन की गैप भी हो गई। अभी भी खड़े रहने में, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊं, तो आप अच्छे से इस बात को समझिएगा दोस्तों। जो भी फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।